मैं सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतरी, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर प्रथम में सहकारी मार्केटिंग या विपणन पार्ट 2 के अंतर्गत इसके क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में इसका क्या योगदान रहा है आदि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, सहकारी विपणन के लाभ क्या है। नेक्स्ट, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी विपणन व्यवस्था का विशेष ही योगदान और महत्व है। कृषि पदार्थों के विपणन में मध्यस्थ और व्यापारी बहुत लाभ कमाते हैं, जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और उपभोक्ताओं को उच्च मूल्य देने पड़ते हैं। मध्यस्थों के अनावश्यक व्यय को कम करने और उत्पादक और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विश्व के अधिकांश देशों ने सहकारी विपणन व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया है। जहाँ कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है, वही कृषि उपज के विपणन की उचित व्यवस्था होना भी आवश्यक है। यदि कृषि उत्पादन बढ़ जाए लेकिन बढ़ी हुई उपज के विपणन की उचित व्यवस्था नहीं हो तो अधिकांश लाभ मध्यस्थों द्वारा ही हड़प लिया जाएगा और उत्पादन वृद्धि के बावजूद भी कृषक की स्थिति यथावत ही रहेगी। अतः एक विवेकशील कृषक के लिए सहकारी विपणन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि उत्पादन के लिए साख देने वाली सहकारी समिति। नेक्स्ट, उत्पादकों को लाभ। मध्यस्थों का इसमें उल्लंघन हो जाता है। वर्तमान विपणन प्रणाली में मध्यस्थों को इतनी अधिकता है कि किसानों की उपज का अधिकांश भाग वे जोंक की भांति चूस लेते हैं। किसानों को उपज का जो मूल्य मिलता है तथा जो क्रेताओं से वसूल किया जाता है उससे बहुत अधिक अंतर होता है। यह अंतर साहूकार, महाजन, व्यापारी, कमीशन एजेंट, दलाल आदि मध्यस्थों की जेब में ही चला जाता है, किंतु सहकारी समितियां उपज को प्रत्यक्ष रूप से थोक बाजार में बेचकर सदस्यों को अधिकतम मूल्य सुलभ कराने में सहायक होती है। विपणन व्यय में भी मितव्ययता आती है। प्रत्येक उत्पादक द्वारा अपने माल को व्यक्तिगत रूप से बेचने में पर्याप्त व्यय होता है। विपणन समितियां द्वारा बड़े पैमाने पर व्यापार करने से अनेक बाजार व्ययों जैसे एकत्रीकरण, वर्गीकरण, वस्तु संग्रह, जोखिम आदि में भी कमी आती है। इससे किसानों की उपज का अधिक मूल्य भी मिल जाता है। नेक्स्ट, आय में भी वृद्धि होती है। अधिक मूल्य मिलने और उचित मूल्य मिलने के कारण सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से माल बेचने से किसानों को दोहरा लाभ भी मिलता है। एक तरफ उसे अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है तो दूसरी ओर विपणन समितियों को प्राप्त लाभ भी सदस्यों में ही वितरण कर दिया जाता है। अनावश्यक मध्यस्थ न रहने से विपणन व्यय कम हो जाते हैं। इस प्रकार सदस्यों की आय में भी वृद्धि होती है, सौदा शक्ति में भी वृद्धि होती है। सामान्य स्थिति में किसान की सौदा शक्ति कमजोर ही हो जाती है। ऋण भार के कारण फसल तैयार होते ही उसे उपज बेचनी पड़ती है, चाहे उसे कम मूल्य ही प्राप्त हो। किंतु सहकारी विपणन समितियां सदस्यों की सौदा शक्ति को भी मजबूत करती है। वे किसानों की आर्थिक सहायता देकर उन्हें को रोके रखने के लिए योग्य बना देती है। जब उचित मूल्य होता है तभी समिति कृषि का विपणन कार्य करती है। इस प्रकार समिति के कारण किसान की सौदा शक्ति भी सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट, वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। सहकारी विपणन समितियां सदस्यों का माल रखकर उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान उपलब्ध करवाती है। फलस्वरूप किसान उपज को शीघ्र बेचने के लिए बाध्य नहीं होता। इस प्रकार विपणन समितियां किसानों की तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। विपणन समितियों की सहायता से किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। कृषि में नई तकनीक, उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। विपणन समितियां कृषकों के लिए कृषि आदानों की व्यवस्था कर इस प्रयास को सार्थक बनाती है। सहकारी साख आंदोलन की सफलता। सहकारी विपणन समितियां सहकारी साख आंदोलन को सफल बनाने में भी सहायक होती है। आजकल साख को विपणन से संबंध कर दिया है। इस व्यवस्था में साख समितियों द्वारा किया गया ऋण सहकारी विपणन समिति द्वारा किसानों की उपज के विक्रय मूल्य से काट लिया जाता है। शेष राशि किसानों को दे दी जाती है। नेक्स्ट, शैक्षणिक महत्व भी है। सहकारी विपणन समितियों के कारण सदस्यों में सहयोग व साथ मिलकर कार्य करने की भावना का विकास भी होता है। वे मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध एकजुट भी हो जाते हैं, जिससे उनके उपज का उचित मूल्य मिल जाता है। इस प्रकार सदस्यों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है।
कृषि आदानों की पूर्ति भी होती है। सहकारी विपणन समितियां कृषि उपज का विक्रय करने के साथ साथ किसानों के लिए कृषि आदानों जैसे उत्तम बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, उपकरण आदि की पूर्ति भी करती है, जिससे किसान को घर बैठे कृषि आदान उपलब्ध हो जाते हैं। सट्टेबाजी पर भी रोक लगती है। सहकारी विपणन समितियों से सट्टेबाजी को भी रोकने में सहायक सिद्ध होती है। ये समितियां माल को रोककर कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर मूल्य में वृद्धि के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती, न ही इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में भी विश्वास नहीं रखती। इनका उद्देश्य तो किसानों को उनके माल का उचित मूल्य दिलाना ही है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को लाभ। सहकारी विपणन समितियां उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा प्रदान करती है। विपणन समितियां किसानों को अच्छी किस्म की वस्तुएं उत्पादन करने के लिए भी प्रेरित करती है, जिससे उपभोक्ताओं को भी अच्छा माल उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही विपणन समितियां मध्यस्थों का अवलंबन करके उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। समाज को भी लाभ मिलता है। सहकारी विपणन समितियां संपूर्ण समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई है। इनके द्वारा सदस्यों की आय बढ़ती है और उनका जीवन स्तर अच्छा होता है और उनके उसमें विकास होता है। वे अच्छी और अधिक वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और उनसे संपूर्ण समाज में उत्पादन भी बढ़ता है। समाज को सस्ती और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होती है। उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, जिससे समाज में सहयोग, सहकारिता, ईमानदारी व सेवा और निष्ठा की भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट, भारत में सहकारी विपणन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी विपणन अत्यंत ही आवश्यक है। सहकारी विपणन के अभाव में मध्यस्थ एक और किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं देते तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं से उच्च मूल्य वसूल कर उनका शोषण करते हैं। मध्यस्थों के लाभ के कारण वस्तुएं महंगी भी हो जाती है। इस कारण उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सहकारी विपणन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा गठित विपणन समिति ने उचित विपणन की आवश्यकता के संदर्भ में भी कहा है, खाद्य तथा कृषि समस्या का केंद्र बिंदु विपणन ही है, मार्केटिंग ही है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना निरर्थक होगा तथा पौष्टिक भोजन के लिए आदर्श परिमाप निर्धारित करना भी बेकार होगा यदि खाद्य पदार्थों को उत्पादक से उपभोक्ता तक उस मूल्य पर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की जाती जिसे उत्पादक के लिए उचित मूल्य कहा जा सके और जो उपभोक्ता की भुगतान क्षमता के अंतर्गत हो। इस प्रकार उचित विपणन व्यवस्था के बिना उत्पादन में वृद्धि सार्थक नहीं होगी। नेक्स्ट, कृषि विपणन की कमियां। भारत में कृषि विपणन में अनेक दोष प्रचलित है, जैसे तौल में गड़बड़ी, मनमानी, कटौतियां, दलालों, क्रेताओं की मिलीभगत आदि प्रमुख है। यद्यपि नियंत्रित मंडियों की स्थापना से इन दोषों में कमी अवश्य आई है, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से दूर करने के लिए सहकारी विपणन बहुत ही आवश्यक है। सस्ती सुविधाएं। विपणन कार्यों के लिए मध्यस्थों की सेवाएं आवश्यक है, लेकिन मध्यस्थ अपनी सेवाओं के मूल्य ऊंचे वसूल करते हैं। इससे एक और किसान को उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता तो दूसरी ओर उपभोक्ता से ऊंचा मूल्य वसूल किया जाता है। सहकारी विपणन समितियां सस्ती सेवाएं प्रदान करती है, इससे उपभोक्ता व उत्पादक दोनों के हितों की भी रक्षा होती है। नेक्स्ट, सहकारी साख व्यवस्था के विस्तार में सहायक। सहकारी विपणन सहकारी साख व्यवस्था के लिए भी अति आवश्यक है। इसके बिना साख आंदोलन सफल नहीं होगा। यही कारण है कि साख को विपणन से भी जोड़ा गया। किसानों को साख सुविधाएं प्रदान कर उनकी उपज को बढ़ाया जाना, लेकिन उपज में वृद्धि के साथ ये भी आवश्यक है कि उन्हें उनका उचित मूल्य मिले, तभी कृषक ऋण का सदुपयोग कर पाएगा और इसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मूल्य स्थायित्व में भी सहायक। बाजार में मध्यस्थ अपने लाभ के लिए मूल्यों कृत्रिम उतार चढ़ाव भी करते रहते हैं। उपज बाजार में आते समय मूल्य कम रखे जाते हैं और इससे किसानों को सस्ती कीमतों पर माल बेचना पड़ता है। मध्यस्थ स्वयं ये माल खरीद लेते हैं, इसके बाद उपभोक्ताओं द्वारा मांग किए जाने पर वो ऊंचे मूल्य निश्चित कर देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को माल महंगा मिलता है। इस प्रकार मूल्यों में उतार चढ़ाव भी होता रहता है। सहकारी विपणन समितियां इस प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण रखकर मूल्य में स्थिरता भी आती है। नेक्स्ट, भारत में सहकारी विपणन का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार हुआ है, इसके बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट, भारत में सहकारी समिति अधिनियम बनाने के बावजूद सहकारी विपणन समितियों का विकास भी देरी से हुआ। सर्वप्रथम 1915 में बम्बई प्रांत में हुबली तथा 1917 में गड़क में सहकारी विपणन समितियां स्थापित की गई।
इसके बाद उनके विकास में 1940 में तेजी भी आई। हमारे देश में सहकारिता का प्रारंभ साख से हुआ और अन्य क्षेत्रों में सहकारिता का प्रवेश बाद के वर्षों में ही हो सका। 1945 में सहकारी योजना समिति में यह सुझाव दिया था कि आगामी 15 वर्ष में कुल बिक्री योग्य कृषि उपज का 25% माल सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से ही बेचा जाना चाहिए। इसके लिए देश की विभिन्न मंडियों में 2000 विपणन समितियां स्थापित करनी होगी। योजना समिति ने सहकारी साख को विपणन से संबंध करने का सुझाव भी प्रदान किया। समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि विपणन समितियों के प्रबंध व्ययों की पूर्ति के लिए सरकार को उन्हें प्रारंभिक 5 वर्षों तक भी सहायता देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इन सुझावों के संबंध में कोई निश्चित तिथि, नीति और कार्यक्रम भी तैयार नहीं किए। नेक्स्ट, तथा योजना काल में प्रगति इसकी किस प्रकार हुई है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी आंदोलन के विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया, लेकिन यह महत्व साख क्षेत्र तक ही सीमित रहा। सहकारी विपणन के विकास के लिए यद्यपि कुछ लक्ष्य रखे गए, लेकिन वे पूरे नहीं हो सके। 1950-51 में सहकारी विपणन समिति द्वारा 47 करोड़ रुपए मूल्य के कृषि वस्तुओं का विपणन किया, जो 55-56 में बढ़कर 53 करोड़ रुपए हो सका। इस प्रकार प्रथम योजना में सहकारी विपणन के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी विपणन के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके अनुसार योजना के अंत तक के सभी महत्वपूर्ण मंडियों में 100 प्राथमिक विपणन समितियां खोलने, उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय समिति स्थापित करने का भी निश्चय किया गया। साथ ही केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष समिति के गठन का भी विचार किया गया। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी साख के विस्तार, कृषि उपज में वृद्धि के उद्देश्य से सहकारी विपणन के विकास पर अधिक ध्यान देने का निश्चय किया गया। योजना में सहकारी विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विपणन समितियों की स्थापना को प्राथमिकता का देने का भी लक्ष्य रखा गया। योजना काल में 544 नई विपणन समितियां स्थापित करने तथा 360 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि उपज के विपणन का भी लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सहकारी विपणन समितियों के विकास पर विशेष बल दिया गया। योजना काल में प्राथमिक स्तर पर सहकारी विपणन ढांचे को सुदृढ़ करने, राज्य और राष्ट्रीय संघों को मजबूत बनाने, विपणन समितियों में वस्तुओं की वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संग्रहण आदि को प्रारंभ करने का लक्ष्य भी रखा गया। वस्तुओं के वर्गीकरण और श्रेणी के लिए आधुनिक यंत्र, योग्य कर्मचारी रखने का भी यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विपणन समिति को सुदृढ़ बनाने पर विशेष भी बल दिया गया। केवल 100 नई विपणन समितियों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया। योजना के अंत तक 1900 करोड़ रुपए की कृषि उपजों के विपणन का लक्ष्य रखा गया। यह अनुमान लगाया गया कि समिति 80 करोड़ रुपए मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 15 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का निर्यात भी करेगी। इसी प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक समितियों को सुदृढ़ करने और उनको बहुउद्देशीय समितियों के रूप में देने में, विद्यमान सहकारी समितियों का पुनः परीक्षण करने, कर्मचारी संवर्ग का निर्माण करने, शीर्ष समितियों का पुनर्गठन करने आदि के कार्यक्रम भी निश्चित किए गए। इस योजना के भंडारण क्षमता में वृद्धि करने का भी लक्ष्य रखा गया, जिसके फलस्वरूप 84-85 भंडारण क्षमता बढ़कर 80 लाख टन हो गई। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिक विपणन समितियों को सुदृढ़ करने के कार्यक्रम का विस्तार करने का निश्चय किया गया तथा आशा की गई कि सहकारी विपणन समितियां सरकार के वसूली कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। इस योजना में सहकारी भंडारगृहों की संख्या और भंडारण क्षमता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार आठवीं योजना में भी सहकारी विपणन ढांचे में 6460 सहकारी विपणन समितियां कार्यरत थी। 1995 में नियंत्रण मंडियों की संख्या बढ़कर 6836 भी हो गई। राज्य स्तर पर 29 शीर्ष सहकारी विपणन संघ कार्यरत है। 93 चरण में सहकारी समितियों पर 7500 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का विपणन कार्य भी किया गया, जो निरंतर बढ़ रहा है। इस प्रकार विपणन समितियों ने उपभोक्ता वस्तुओं का विपणन भी कार्य महत्वपूर्ण ढंग से किया है। नेक्स्ट, अतः हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये 31 मार्च 2000 तक एनसीडीसी ने 312 शीतगारों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की, जिसकी क्षमता 9.22 लाख टन थी तथा 30/9/10 तक निगम ने शीतगारों की स्थापना के लिए 6.43 करोड़ रुपए प्रदान किए। 2011-12 में केंद्र सरकार ने RIDF के फंड से भंडारगृहों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 1493.82 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ताजा फल और सब्जी के विपणन में सहकारी संस्थाओं का भी विशेष योगदान रहा है।
2003-4 में उन्होंने 433 करोड़ रुपए के लगभग तथा 4-5 में 542.35 करोड़ रुपए के फल और सब्जी का विपणन कार्य भी किया। 31 मार्च 2014 को एनसीडीसी की सहायता से सहकारी भंडारण क्षमता 159.96 लाख MT हो गई तथा 2014-15 में एनसीडीसी द्वारा 42.60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई, जिसमें 30.70 करोड़ रुपए के ऋण और 11.90 करोड़ रुपए के अनुदान भी थे। नेक्स्ट, थैंक यू।